नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और जैसे कि हर हफ्ते हम बाजार के एक दिग्गज से आपकी बातचीत कराते हैं और आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए सलाह दिलवाते हैं, तो आज भी एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ श्रीकांत सुब्रमण्यन, एमडी सीईओ आयोनिक वेल्थ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। जैसा कि हमारे शो का नाम है निवेश की एबीसीडी, यानी हम बहुत बारीकी में जाके और आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट और मार्केट जगत से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके लिए पहला सवाल मेरे पास यही है कि बाजार की करंट चाल को आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, श्रीकांत? तो कविता, मैं जिस तरह से मार्केट को देखता हूँ, आई थिंक अभी जो मार्केट में हो रहा है एक इस तरह का इंडिकेशन देता है कि मार्केट एक तरफा नीचे जा रहा है, या थोड़ा वीकनेस है, या थोड़ा एफपीआई का पुल बैक हो रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करें और थोड़ा आप इन्वेस्टर के एंगल से देखें, तो ये मार्केट पिछले 2 से 3 साल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मार्केट्स में काफी अच्छे से प्रॉफिट भी कमाया है। तो आई थिंक हम लोग का एक जो नजरिया होता है देखने का, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म को छोड़ करके एक थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू ले लेना भी ठीक रहता है। तो मेरा ये मानना जरूर है कि क्योंकि ये मार्केट इतना स्ट्रांग परफॉर्म किया और बहुत राइट रीजंस की वजह से किया, एक थोड़ा सा करेक्शन लाजमी भी था, एक थोड़ा सा करेक्शन कहीं पे रिक्वायर्ड भी था, जस्ट टू मेक श्योर कि मार्केट हेल्दी रहे। और जैसे जैसे ग्लोबल इवेंट्स होते रहे, और कुछ ग्लोबल इवेंट्स इस तरह के हुए, जैसे यूएस इलेक्शंस के बाद में एक इस तरह का मोमेंटम बना कि यूएस स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा फोकस आया। एक जियोपॉलिटिक्स के बाद में कुछ इस तरह का मोमेंटम बना कि यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ और ज्यादा पकड़ने लगी। तो उसके साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन और थोड़ा बहुत इस क्वार्टर का अर्निंग्स जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद से थोड़ा कम रहा। तो ये सब रीजंस की वजह से थोड़ा सा करेक्शन जरूर है, थोड़ी सी वीकनेस जरूर है। और मैं ये वीकनेस को भी और अगले 3-6 महीने के लिए रूल आउट भी नहीं करता हूँ। पर अगर आप ओवरऑल इंडिया स्टोरी देखें, तो जिस तरह से ग्लोबली चीजें चल रही है, इंडिया की अपनी पोजीशन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, रेजिलिएंट इकोनॉमी की तरफ रहेगी। तो जो भी इन्वेस्टर्स 1, 3, 5 साल का व्यू रखते हैं, आई डोंट थिंक उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू है। जिन इन्वेस्टर्स को ये वॉलेटिलिटी थोड़ी खलती है, वो ये मार्केट अगले 3, 6, 9 महीना इस तरह से वॉलेटाइल रह सकती है। से काफी लोगों को ये वॉलेटिलिटी खलेगी, श्रीकांत, क्योंकि बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं। रिटेल निवेशकों के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 3-4 साल में पहली बार शायद बाजार में कदम रखा होगा और एक तरफा ही चाल देखी होगी। लेकिन आपने कहा कि इस उतार चढ़ाव, और देखिए उतार चढ़ाव तो बाजार का फितरत है, और जिस तरह का उतार चढ़ाव आपने शायद अपने पूरे जिंदगी के अनुभव में देखा होगा, जितनी बाजार की साइकिलें आपने देखी होंगी, उसके मुकाबले तो ये उतार चढ़ाव फिलहाल कुछ भी नहीं है। हम एक और हम ऐसे अगर लंबे दौर के करेक्शन की बात करें, लंबे दौर की मंदी की बात करें, तो वो तो बहुत लोगों ने देखा ही नहीं है। लेकिन 3 से 6 महीने आपने कहा है उतार चढ़ाव और रहने की संभावना है। बहुत रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि शायद 2024 में या उसके पहले के कुछ सालों में जितना रिटर्न आपने बनता हुआ देखा, उतना शायद आपको 2025 में ना बनता हुआ देखे। टिके रहना बहुत जरूरी है और एक नया तरीके का अनुभव मिलेगा बहुत सारे निवेशकों को। सवाल आपसे ये पूछना चाह रही हूं मैं कि 3 से 6 महीने आप कह रहे उतार चढ़ाव रहेगा, एक हेल्दी करेक्शन की हम सबको उम्मीद है। कुछ पॉकेट्स जहां आपके मुताबिक करेक्शन काफी हद तक आ चुका है, कुछ पॉकेट्स जो अभी तक अछूते हैं उस करेक्शन से, और जहां आपको लगता है कि अगले 6 महीने में मामला सेटल हो जाएगा वैल्यूएशन वाइज, पीई वाइज। कुछ है ऐसे पॉकेट्स, श्रीकांत? पॉकेट्स बहुत है। इनफैक्ट आपने पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग बोला। आई थिंक आपके मीडियम के थ्रू मैं ऑडियंसेस और इन्वेस्टर्स को ये भी बताना चाहूंगा दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक एसआईपी के थ्रू, इंडिया में डोमेस्टिक स्टॉक ब्रोकिंग के थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करी है। तो उनके लिए हो सकता है इन्वेस्ट करते ही 3%, 5%, 6% का करेक्शन is not something that they were looking for. But you're absolutely right that anyone who comes into equity market should have a little bit of patience. So I think मैं अगर 2008 देखूं, 2000 देखूं, 2020 मार्च देखूं, ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो अगर एक बार नीचे गया वो कभी वापस ऊपर नहीं आया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अगर अपना एक बार ही लॉस काट के निकल जाते हैं, तो
तो वो फिर उसके बाद मार्केट में एंटर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो अगर इन्वेस्टर का माइंडसेट एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का था, तो इस टाइम पे डटे रहना बहुत जरूरी है. बट विद इन द स्पेस ऑफ इक्विटी, जो आपका मेन क्वेश्चन भी है, अगर मैं उस मुद्दे पे आऊं, तो विद इन दिस मार्केट हमारा इस टाइम पे ऐसा मानना है कि थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ बायस रखना है. लार्ज कैप उन कंपनीज को कहते हैं जो अपने आप में काफी बड़ा मार्केट कैप रखती हैं, जो ऐसी कंपनीज है जहाँ पे एक नेचुरल प्रोटेक्शन रहती है, जो कंपनीज अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में लीडर्स हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव रखना. सेक्टर अगर देखा जाए तो आईटी और फार्मा ने काफी अच्छा पिछले एक क्वार्टर में परफॉर्म भी किया है. तो ये कुछ एक तरह से डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एक्सपोर्ट्स काफी स्ट्रांग है यूएस इकोनॉमी में. सो अगर यूएस इकोनॉमी जनरली और ज्यादा जोर पकड़ती है, तो आईटी फार्मा कंपनीज जिनका यूएस की तरफ थोड़ा सा झुकाव है, दे कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ गुड डिफेंस इन द पोर्टफोलियो. मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ अच्छे क्वालिटी प्राइवेट बैंक्स ऐसे हैं जहां पे मार्जिन और प्रोटेक्शन काफी अच्छा दिखता है. तो विदाउट गेटिंग इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ स्टॉक्स, बट ओवरऑल पॉकेट्स के तौर पे थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ, क्वालिटी की तरफ झुकाव रखना इस टाइम पे वॉलेटिलिटी को खेलना अच्छा है. और डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे आईटी हुआ या फार्मा हुआ, और स्पेसिफिकली अच्छे क्वालिटी के बैंक्स हुए, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स अगर जो थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहेंगे, वो ये इन पर्टिकुलर एरियाज में अगर रिसर्च करें, तो यहाँ पे कुछ पॉकेट्स ऑफ डिफेंस भी दिखता है और पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ भी दिखता है. चलिए श्रीकांत, तो आपने समझाया कि कैसे लार्ज कैप फोकस रहना चाहिए, आईटी, फार्मा, चुनिंदा बैंक्स और डिफेंस जैसे कुछ काउंटर्स जहां पे रिसर्च की जा सकती है. लेकिन मुझे आपके मुताबिक और आपके हाउस व्यू के मुताबिक भी श्रीकांत ये जानना है कि आपके लिए 2025 की थीम क्या रह सकती है. 2024 में हमने देखा कुछ ऐसी थीम्स चली हैं जैसे कि कंजम्पशन बहुत बढ़िया कर रहा है, हेल्थ केयर भी एक थीम अभी और आने वाले वक्त में भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं. आपके मुताबिक 2025 को कीपिंग इन माइंड जो ग्लोबल ट्रिगर्स भी हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी समीकरण में लगातार तेजी से बदलाव हो रहा है श्रीकांत, और ऐसा नहीं है कि भारत अछूता है. इवन इफ भारत अपने बलबूते पे काफी मजबूती से खड़ा है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स का और बदलावों का असर तो पड़ना है ही. तो एफआईआईस की बिकवाली भी काफ़ी लंबे दौर तक हमने देखी है. कुछ इक्का दुक्का सेशंस को हम छोड़ दें जहां हमने खरीदारी भी होती हुई देखी, वरना मोटा मोटा मामला बिकवाली का ही है उनकी तरफ से. तो अब तो क्या डोमिनेट करती हुई थीम आपको दिखाई दे रही है ये तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2025? आई थिंक दो तीन चीजें बहुत क्लियर है फ्रॉम अ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू. एक, जो एज ओल्ड डिफेंस होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, डिवर्सिफिकेशन, आई थिंक उसका टाइम अभी कभी और से भी बहुत ज्यादा है. बिकॉज इतनी सारे फैक्टर्स एक साथ आए हुए हैं. एक तरफ पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक दुनिया का इन्फ्लेशन के साथ में झगड़ रहा है. दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स का अपना एक इशू चल रहा है. पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस बदल रहे हैं, प्रो इकोनॉमिक, ट्रेड वॉर्स. तो आई थिंक इतनी सारी चीजों को डीमिस्टिफाई करते हुए जब एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो आई थिंक any call which is very binary can be very dangerous. So I think the best defense at this point of time is to have a very balanced and diversified approach. जैसे हम लोगों ने equity के अंदर बात करी कि within equity quality large cap bias and focus, within equity slightly pockets of areas such as pharma and healthcare from a defense point of view. Similarly, जैसे precious metal हो गया, gold, और गोल्ड के साथ साथ में थोड़ा सा सिल्वर, बिकॉज सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत ज्यादा है, जस्ट टू प्रोवाइड दैट राइट डिवर्सिफिकेशन. सेकेंड, एक नजर हमको ये भी रखनी चाहिए कि इन्फ्लेशन यूएस में, इन्फ्लेशन इंडिया में किस कंफर्ट लेवल पे है, एंड उसके तौर पे हमको बॉन्ड्स की तरफ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए. सो आई थिंक फ्रॉम अ थीम पॉइंट ऑफ व्यू, डिवर्सिफिकेशन का थीम अराउंड प्रेशियस मेटल, अराउंड बॉन्ड्स एंड अराउंड इक्विटी एज अ कंबाइंड थीम इन्वेस्टर को रखना चाहिए. ये मानना बहुत मुश्किल होगा कि सिर्फ एक तरफा रैली रहेगी, एक एसेट क्लास चलेगा. आई थिंक जिस तरीके से अलग चाइना का क्या रिस्पॉन्स होगा यूएस को, यूएस का क्या रिस्पॉन्स होगा चाइना पे, इसकी अटकलें बड़ी लगती है. बट अटकलों के अलावा आई थिंक पॉलिसी
र्यूमर्स में नहीं चलता, पॉलिसी एक्चुअल फंडामेंटल्स में चलता है. सो वाइल एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं, बट नथिंग विल प्रोटेक्ट better than diversification. Now on macroeconomics, I think 2-3 themes जिसका एक बहुत strong मुझे बैरियर लगता है, जिसपे मैं बहुत रिसर्च करना पसंद करता हूँ. जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, हर वो सेक्टर, हर वो कंपनी, हर वो स्टॉक जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की संभावना है या डिसरप्शन की संभावना है, वहां पे एक जरूर स्टडी करना बनता है कि जो कंपनीज अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर्स थे, जो हम पहले कहते थे मार्केट साइकिल्स 5 साल 10 साल के होते हैं, मार्केट साइकिल्स अपने आप में श्रिंक होने लग गए हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी इनोवेशन इस तरह से मूव करने लग गए हैं दैट ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम वी हैव स्टार्टेड सीइंग साइकिल शॉर्टनिंग. सो इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ पे टेक्नोलॉजी इनोवेशन का किस तरह से क्या प्रेशर आ सकता है, बोथ टू द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव. जैसे हम लोगों ने यूएस में देखा, अचानक से वहां पे एक थीम चला कि स्मॉलर आईटी कंपनीज will be better placed than larger IT companies because their ability to adopt artificial intelligence will be higher. Now ये एक बहुत यूनिक तरीका था एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिसर्च करने का. सिमिलरली इन इंडिया, while I covered some of the diversification themes, on the macroeconomic theme जो एक कंटिन्यू थीम मेरे हिसाब से रहेगा ग्लोबली, जो इंडिया को भी देखना चाहिए, वो है टेक्नोलॉजिकली क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते हैं और क्या सेक्टर्स और क्या कंपनीज उनको किस तरीके से डील करती है. और एक स्पेसिफिक इंडिकेटर जो मेरे लिए इंडिया में बहुत स्ट्रांग रहेगा थीमेटिकली, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर. आई थिंक ये बहुत क्लियर है कि इंडियन इकोनॉमी को रेजिलियंस रखने के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्टेप्स लिए हैं. तो एनीथिंग विच विल बी वेरी हैवी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर is another theme that I will keep a very close watch on. ऑलराइट, श्रीकांत, एक सवाल और बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका जवाब भी मैं आपको बता दूं, वो बोलते हैं कि वो इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एसेट क्लास को समझते नहीं है. मैं क्रिप्टो की बात कर रही हूँ जो कि सेंटर स्टेज ले चुका है. ठीक है, पहले भी ले चुका था और अब तो मेरे ख्याल से ट्रंप के चुनाव के बाद तो अब इसको निवेशकों के पोर्टफोलियो में खासी जगह भी मिलती हुई दिखाई दे रही है. तमाम एसेट क्लास की आपने बात की है और देखिए एक लंबा दौर हमने ऐसा भी देखा है जहां पर जहां आपने बॉल फेंकी आपने चक्का चौका ही लगाया है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लास, है ना. भले ही आप इक्विटी बोले, आप डेट बोले, आप सोना बोले, आप रियल एस्टेट बोले. अब क्या क्रिप्टो एक बहुत बड़ी थीम उभरती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिस तरह से हम ग्लोबल समीकरण और सीरियसनेस और मेन स्ट्रीम उसको अब आता हुआ देख रहे हैं. कीमतें भी देखिए, बिटकॉइन की किसी छिपी तो है नहीं, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है. So again, it's something that India में research capability बहुत limited है because it's not a mainstream asset class. जो मैं भी वही पढ़ता हूँ जो आपने जिसका इंडिकेशन दिया. It is looking like that जिस तरीके से नया यूएस में गवर्नमेंट आया है और जो आज उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, there looks like a very strong pro digital currency framework. इंडिया में वेदर क्रिप्टो का क्या होता है वो एक चीज है देखना, बट इंडिया ने भी बहुत ही क्विकली एक डिजिटल सॉवरेन करेंसी का अडॉप्शन किया है. तो आई थिंक क्रिप्टो पर से पे अगर मैं एक सेकंड के लिए साइड स्टेप करूं, व्हाट इज वेरी क्रूशियल इज जो टेक्नोलॉजी क्रिप्टो को पावर करती है, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं या क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत इनोवेशंस हो सकते हैं. नाउ वेदर आवर सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स अ डिजिटल रूपी, जिसका ऑलरेडी सीबीडीसी का हम लोग एक खुलासा किया था 1 साल 2 साल पहले, वो किस तरह से जाता है वो देखते हैं. बट क्रिप्टो ऑन इट्स ओन will remain a little more enigma, especially in countries like us, where very limited information is available. And मेरा मानना ये जनरली रहता है कि किसी भी एसेट क्लास पे पूरी तरह से इंफॉर्मेशन के बगैर इन्वेस्ट करना मुश्किल है. सो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एकदम बाइनरी आंसर नहीं दे पाऊंगा इस पे, बिकॉज मैंने खुद भी बहुत इस पे टाइम नहीं लगाया. बट ऐसा दिखता हुआ जरूर दिख रहा है दैट यूएस में क्रिप्टो का एक मेन स्ट्रीम बनना, at least that is what the current indication is. So I will wait some more time before we see whether there is more research available for me to be able to give you a more definitive answer. बहुत यूएचएनआईज और एचएनआई से बातचीत भी करते होंगे. रिटेल को हालांकि आप सलाह दे रहे हैं, वो भी काफ़ी टू द पॉइंट है, लेकिन आपके जो बड़े और अमीर क्लाइंट्स हैं,
हैं, उनके निवेश की अगर हम बात करें तो फिलहाल उन्हें क्या पसंद आ रहा है बाजार में? मार्केट कैप एलोकेशन के लिहाज से कौन ज़्यादा कहाँ हैवी है, किस तरह की प्लानिंग आप उनको करके दे रही हैं, कुछ बताइएगा। तो कहते हैं इन्वेस्टर्स की एक चीज, एंड स्पेशली लार्ज इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, द ब्यूटी, एंड आई हैव सीन दिस मार्केट ओवर 23-24 years नाउ, इज जो सोफिस्टिकेशन और मैच्योरिटी इंडियन इन्वेस्टर्स में आ चुका है, it is absolutely commendable as compared to, let's say, early 2000s or early 2010s, where एक मार्केट साइकिल्स में इन्वेस्टर बिहेवियर यूज टू बी वेरी ट्रिगर हैप्पी कि मार्केट बहुत गिरा तो आपने बेच दिया, मार्केट बहुत चढ़ा। आई थिंक अब वो चीज एक ट्रेंड में देखता हूँ एकदम हट चुका है। इन्वेस्टर्स डीप रिसर्च के साथ, एक ठहराव के साथ में इन्वेस्ट करते हैं। आई डोंट थिंक दे गेट टू फेज्ड बाय टेकिंग बेट्स बेसिस वेरी शॉर्ट टर्म व्यूज। जब इवन मार्केट चढ़ भी रहा था तो ऐसा कोई बहुत बड़ा हर्ट मेंटालिटी नहीं था कि आज ही सब कुछ इन्वेस्ट करना है। और अब जब ये मार्केट पिछले 3-4-5 महीने में वीकनेस रहा, वो ऐसा भी नहीं है कि कुछ उनको बहुत जल्दी बेचना है। सो आई थिंक दैट इज वन ट्रेंड आई वांट टू जस्ट sort of also let all the audience and investors know that one thing that has been seen over experience and over periods of time is इंडियन इक्विटी में एक रेजिलियंस है। इंडियन इक्विटी कोई फ्रिवलस इक्विटी मार्केट नहीं है। इंडियन इक्विटी में लॉन्ग टर्म पेशेंस को रिवॉर्ड मिलता है। सो फर्स्ट, जो भी इन्वेस्टर्स इक्विटी में इन्वेस्ट होते हैं, उन्होंने इस मार्केट में कोई बहुत मेजर डिसीजन नहीं लिया। प्लस all the large investors have a very very well diversified portfolio जिसपे equity, which means listed equities भी है, bonds भी है, international diversification through feeder funds, US में investments भी है, gold में investments भी है, private equity में भी investments है। So I think one big theme that I would say that is prevalent in some of the most sophisticated investors is it's a very well-rounded portfolio. Of course, सब इन्वेस्टर्स का अपना एसेट एलोकेशन सेपरेटली होता है, पर उस एसेट एलोकेशन के विद इन एवरीवन इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड एंड डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हमारे डीआईआईएस को श्रेय देना होगा और रिटेल निवेशकों को हमें श्रेय देना होगा जिन्होंने एसआईपी के आंकड़े देखिए हर महीना उच्च रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमें एफआईएस की ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत अभी भी है। भले ही कम हो गई हो ज़रूरत, बट क्या लगता है, क्या भाप पा रहे हैं आप? Of course, I 100% agree that while on one hand it is absolutely brilliant that हम लोग इतना बड़ा सेलिंग फ्रेंजी को कॉम्प्लीमेंट कर पाए थ्रू अ डोमेस्टिक बाइंग, बट ये कहना अगर हमारे को कभी भी एफपीआईज या इन्फ्लोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी गलत है। बिकॉज एज एन हेल्दी इकोनॉमी वी वांट फॉरेन इन्फ्लोज टू पार्टिसिपेट। आई थिंक एक इंडिकेटर, एंड ये मैं टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा बिफोर ट्राइंग टू गिव यू अ लिटिल मोर आंसर। एक जो टेक्निकल इंडिकेटर जिसपे मैं नजर रखता हूँ, जिसपे शायद निवेशक भी नजर रख सके, उसको हम लोग डॉलर इंडेक्स कहते हैं। डॉलर इंडेक्स इसेंशियली स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर को मेजर करता है अगेंस्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज। अगर आप प्री यूएस इलेक्शन रिजल्ट से देखें तो ये जो डॉलर इंडेक्स है जिसका सिंबल होता है DXY, ये करीब 100 to 100.5 के आसपास में था। ये आफ्टर यूएस इलेक्शन ऑलमोस्ट 106 के आसपास में आ गया, विच मींस द डॉलर इटसेल्फ इज strengthened by about 6%। आप इंडिया में भी देख रहे हैं दैट कॉरेस्पॉन्डिंग इंडियन रूपी में थोड़ा डिप्रिशिएटिव बायस आया है। सो आई थिंक एक बार बिफोर, मैं ये मानता हूँ कि इन्फ्लोज आने से पहले ये डॉलर इंडेक्स एक बार 103 104 के आसपास में अगर सेटल होता है, दैट विल बी द फर्स्ट इंडिकेटर वेयर आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस इन टर्म्स ऑफ एन currency depreciation, and I think after that you will see the inflows coming back. Now this is not the only indicator, but one strong indicator to see. Second, US में किस तरह से रेट कट्स होते हैं, US में किस तरह से जो 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके हिसाब से कितना फ्लोज यूएस के बाहर आएगा, दैट विल बी द सेकंड पैरामीटर। कि अभी हम लोग 4.5% के हिसाब से रिस्क फ्री रेट पे हैं यूएस में, अगर वो 4% की तरफ आता है, then again we will see FPIs coming back to emerging markets, especially like India. Now, moving aside of technicalities, एक सेंटिमेंट के तौर पे अगर हम देखें कि एक बारी जरूर ये है कि जो फ्लोज गए हैं इंडिया से, वो मेजॉरिटी फ्लोज यूएस गए हैं, यूएस डॉलर एसेट्स पे गए हैं। कुछ फ्लोज हो सकता है चाइना की तरफ गए हो, बट वो ये नहीं है कि चाइना बुलिश की तरफ गए हैं। वो इसलिए था कि चाइना से इतना फ्लोज निकला
तो थोड़ा सा जब इंडिया में उन लोगों ने इतना प्रॉफिट कमाया तो हो सकता है टैक्टिकल प्रॉफिट बुकिंग करके वहां पे गया हो। पर मेरा मानना यह है दैट ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम इंडिया से ज्यादा क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव अभी इमर्जिंग मार्केट्स में कहीं पर भी नहीं है। एक बहुत बड़ा मार्केट था साउथ कोरिया का, उसमें भी आपने देखा लास्ट दो दिन में क्या हुआ। वेदर इट्स ब्राजील, वेदर इट्स रशिया, वेदर इट्स साउथ अफ्रीका, वेदर इट्स चाइना, इन सब के आसपास में जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट बोथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो इंडिया का है। तो आई थिंक ये एफपीआई फ्लोज विद सम डिग्री ऑफ टेक्निकल इनपुट्स दैट आई मेंशन should come back, and that is why initially I mentioned मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये नई गवर्नमेंट स्वेर इन हो जाए यूएस में, एक बार हम लोग सेंट्रल बैंक यूएस का नया डिस्कोर्स जनवरी में सुन लें, बट 3-6 महीने वॉलेटिलिटी के बाद दिस शुड कम बैक टू नॉर्मलसी। ऑलराइट श्रीकांत, थोड़ा सा आपको भी एज अ निवेशक हम चाहेंगे जानना, एज एन इन्वेस्टर जानना चाहते हैं आपको, हमारे दर्शकों को भी बहुत रुचि होगी जानने की कि आपकी पर्सनल पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन कैसी है। लेकिन उससे पहले आपका पैसों के साथ रिश्ता क्या है, आपका रैपो क्या है, आपका मनी रैपो क्या है? श्रीकांत, शुरुआत इससे कीजिएगा अपने जवाब की। Lansing, if I were to use one word for my relationship with money, it's easy. I'm relatively easy with money. I don't overthink. And of course, as a busy professional like so many others, don't even get too much time. But I do have the same philosophy which I said in one other show recently. It's a fill it, shut it, forget it. I take a very strong call at the time of investing. But once I invest, I don't get too jittery. I don't get phased by too much volatility. I do take once in a while, maybe once in 3 or 6 months, that base case या कोई बहुत बड़ा governance का issue नहीं है where investments are made. And after that, I'm a very happy investor over 3, 5, 10 years. I don't usually sell. So it's a very easy relationship I have with money, whether it comes with investing, whether it comes with saving, whether it comes with spending. चलिए, तो काफ़ी समझदारी वाला रिश्ता है आपका पैसों के साथ। और इसी के साथ ये चर्चा को भी मुझे समाप्त करने का समय हो गया है। श्रीकांत, धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। Thank you, Kavita, for having me. थैंक यू। और दर्शकों से भी इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो देखा। और ऐसे ही बाजार से जुड़ी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।